इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं कि पहले तो इंसान को पता चलना चाहिए कि उसको करना क्या है। आपका करियर गोल क्या है, आपकी ज़िंदगी के प्लान्स क्या हैं, आप किस चीज़ पे अच्छे हैं, कहाँ पे आप काम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा स्किल सेट आपको डेवलप करना चाहिए ताकि आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। फिर हम बात करेंगे जल्दी से, बहुत अच्छी तरीके से, जितने मैं क्वेश्चंस आंसर कर सकूंगी, कि आपकी जो रेज्यूमे है या सीवी है जिसके ज़रिए आप पोजीशंस पे अप्लाई करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं आई थिंक उर्दू में ही रखूँगी टॉपिक को ज़्यादातर, ताकि उर्दू हमारी मादरी ज़बान भी है, और अगर अ, हमको कुछ समझ में नहीं आता तो अ, हम जिस चीज़ की मुझे ट्रांसलेशन नहीं आती होती वो मैं अंग्रेज़ी में ज़रूर बोलती हूँ, बट जो है ऑफ कोर्स उर्दू में बात करते हैं ताकि आराम से एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकें। दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेज्यूमे बना ली, सीवी बना ली, लिंक्डइन कैसे बनाया जाता है या लिंक्डइन क्यों बनाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं जॉब्स पे। और फिर हम दो जो चीज़ें एक साथ डिस्कस करेंगे वो ये है कि इंटरव्यू की अगर कॉल आए तो उसके लिए क्या किस तरीके से इंसान को तैयार रहना चाहिए। एक तो ये कि आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड, मगर कोविड से पहले भी देखें आप, बहुत सारे रिक्रूटर्स और एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज या एम्प्लॉयर्स अब सिर्फ आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते। वो बहुत दफ़ा आपको कहेंगे कि वो आपको कॉल कर लेंगे आपके फ़ोन पे एकदम से, विदाउट यू नोइंग, और आपसे कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको आपके बारे में और पता चल सके और आपकी सीवी को या आपके रेज्यूमे को वो आगे बढ़ा सकें अपने प्रोसेस में। दूसरा ये कि ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेलीफोन पे बात नहीं होती। लोग जो है वो ऑनलाइन जो है वो ऑब्वियसली बात भी करते हैं, मतलब इन पर्सन भी, जो जिस तरह से इंटरव्यू होता है वो किस तरह से होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई होप कि ये चल रहा है। अ, मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले करियर डेवलपमेंट से, बिकॉज वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब तक आपको समझ में नहीं आता, आई डोंट थिंक कि हम जो है उसका कुछ मतलब उस पे आगे बढ़ सकते हैं। अ, ठीक है, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो ये है कि करियर डेवलपमेंट और स्किल एनहांसमेंट होता क्या है। करियर डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है कि करियर को प्लान कैसे किया जाए। आपका करियर आखिर कब आपको प्लान करना चाहिए इसके बारे में, मतलब ठीक है, जॉब इंसान इसलिए करता है, ख़ास तौर पे ये एक जहन में लोगों के है कि औरतें जब नौकरियां करती हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं जब उनको ज़रूरत हो, वरना जो है वो नहीं करना चाहती। अब हालांकि मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, ज़रूरत हो या ना हो। आप कभी कभी लड़कियां जब पढ़ाई करती हैं तो उनका दिल चाहता है कि वो आगे भी बढ़ें और वो कुछ उसके बारे में करें, कुछ तरक्की करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो करियर प्लानिंग कभी भी हो सकती है, आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ की, कोई भी एज हो आपकी, आप अपनी करियर को प्लान कर सकते हैं। कभी भी रुक के इंसान बोल सकता है यार जो मैं कभी कर रहा हूँ वो सही नहीं है, या मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया, मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए, मेरे पास टाइम नहीं था, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँ। या फिर अम, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, मगर अब मुझे ऑब्वियसली कुछ नौकरी करनी है, मुझे कुछ किसी तरीके से अपने आप को इंगेज करना है अपने फ्री टाइम को, तो मैं क्या करूँ। अम, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रियलाइज़ करना चाहिए कि आप फोकस करें उस चीज़ पे जो ना सिर्फ आप इंजॉय करते हैं करने के लिए, बल्कि आप कर भी सकते हैं। अम, कुछ चीज़ें आपके अंदर इंटरनली बिल्ड होती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, कुछ लोगों को लोगों से बात करना
इतना अच्छा नहीं लगता, कतराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो शुरू से मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ। तो इसलिए जो है वो मुझे जब भी जो है कहा जाता था कि भाई कुछ नंबर टाइम टेबल याद कर लो वटेवर, तो मैं बहुत कतराती थी। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली इंसान को पहले ये समझना चाहिए कि करियर प्लानिंग के लिए दुनिया में कोई मतलब कोई एज हो, कहीं पे भी हो, टाइम इज़ नाउ। यू कैन स्टार्ट प्लानिंग इट एनी टाइम। फिर दूसरा ये कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ मुझको खुश रखती है, क्या चीज़ मैं लॉन्ग टर्म पे कर सकती हूँ। भाई अगर आप कुछ डिसाइड करें करियर ऑप्शन, जैसे कि स्कूबा डाइविंग इन पाकिस्तान, या फिर करियर हाइकिंग या क्लिफ हाइकिंग इन पाकिस्तान। अब औरतों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये पाकिस्तान में। ये नहीं कह रही कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त स्कूबा डाइवर्स या फिर क्लिफ क्लाइंबर्स नहीं हैं जो कि औरतें हैं, बिल्कुल हैं, मगर शायद उनके पास अपॉर्चुनिटी थी वो करने के लिए। क्या आप ये कर सकती हैं? रीजनेबिलिटी क्या है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगी जहाँ पे आपको पहुँचना है। फिर दूसरी बात ये है कि जब ये सब कुछ सोच लिया कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे से हो सकता है, ये मैं इमीडिएटली कर सकती हूँ, ये मैं 2-3 साल बाद कर पाऊँगी, फिर आप एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना लीजिए कि क्या चीज़ें मुझे पसंद हैं, मैं कर सकती हूँ, क्या चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद उन प्रोफेशंस को रिसर्च करिए जो आपको लगता है कि इन स्किल्स के साथ काम कर सकते हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपको लगता है कि आपको इंटरनेट पे काम करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो शायद आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, शायद आप वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, शायद आप ऑनलाइन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, शायद आप लिखना अच्छा चाहती हूँ और जानती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लिखें कि हाँ ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो मुझे कहाँ पे ये नौकरियाँ मिल सकती हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक और चीज़ आप जो कर सकती हैं वो ये है कि आजकल लोग मेंटोरशिप और कोचिंग काफ़ी हद तक कर देते हैं विदाउट इवन चार्जिंग यू समथिंग। स्पेशली मैंने देखा है ऑब्वियसली कि हमारे दोस्त अहबाब जो पाकिस्तान में हैं और बाहर भी हैं, अब वो चाहते हैं कि वो अपने फेलो पाकिस्तानीज़ को हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोफेशन में आगे जाना चाहती हैं, चाहे कि जैसे कि एचआर है, आप रिक्रूटमेंट करना चाहती हैं, या फिर आप किसी की ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग में काम करना चाहती हैं, या फिर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, आप देखिए लिंक्डइन पे या कहीं पे कि कौन लोग जो है वो कौन सी ख़वातीन या मर्द हज़रात इस प्रोफ़ेशन में बहुत आगे हैं। अब आप उनसे कनेक्ट करिए और आप उनसे सवालात पूछिए कि क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, मैं क्या-क्या करूँ, मैं कौन-सी क्वालिफ़िकेशन या कौन-सी डिग्री हासिल करूँ, जिसके तहत मैं आगे बढ़ सकूँ। इसके ऊपर फिर आप फ़ोकस करिए। जब आपको समझ में आ जाए हाँ मुझे ये करना है, और फिर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, ऑनलाइन भी चाहिए, और उसके ऊपर रिसर्च करिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा आप ऐसे लोगों से बात करिए जो उसमें बहुत आगे पहुँचे हैं, ताकि वो आपको गाइड कर सकें। बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे होंगे जो आपको गाइड कर सकेंगे कि आपको करना क्या है आगे। उसके बाद फिर आप शायद डिसाइड कर सकें कि हाँ शायद मुझको कोई डिग्री लेनी पड़ेगी इसके ऊपर, या डिप्लोमा। आजकल तो फ्री कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे चली जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, बहुत सारी कंपनीज फ्री ट्रेनिंग मटेरियल। और कोविड के बाद तो यूके यूएस हर बड़ी कंट्री में कोई ना कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल थे। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कुछ अपनी डिग्रीज और डिप्लोमास और प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन फ्री कर दिए लोगों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली आपको देखते रहनी चाहिए और इनके ऊपर काम करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि हमने करियर को प्लान कैसे करना है, कि हमें करना क्या है। फिर करियर को डेवलप कैसे करना है। जब हम एक करियर के अंदर या जॉब के अंदर चले जाते हैं या जाने वाले होते हैं, तो उसके लिए एक करियर डेवलपमेंट प्लान भी ज़रूरी है। उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? आपकी हाइजीन, आपकी डिग्री, आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सॉफ्ट स्किल्स। क्या
अगर आप लोगों से बात करने में कतराती हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। अपनी कम्युनिटी में, जैसे कि कोड गर्ल्स की कम्युनिटी में, इसमें लोगों से बात करना शुरू करिए। वुमेन इन टेक की कितनी बड़ी कम्युनिटी, उसमें लोगों से बात करना शुरू करिए। खुद ब खुद ऐसा करिए कि शीशे के सामने खड़े हो जाइए और प्रैक्टिस करिए कि आप किस तरीके से लोगों से ग्रीट करेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके अलावा ये कि मैं फॉर इंस्टेंस मैं बहुत कतराती थी लोगों से बात करने में, और ट्रेनिंग भी जो है ना मुझे थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, बहुत शौक नहीं था। मगर ये कि मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं आगे कैसे पढ़ूँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी दफ़ा जो है अकेले में किसी को बगैर दिखाए हुए अपने कंप्यूटर पे ना वीडियोस बनाए, और उसमें मैंने अपनी किसी भी टॉपिक के बारे में बात की। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसको रिकॉर्ड करके उसको देखती थी कि हाँ, क्या इसमें से क्या चीज़ें सही की हैं, मैंने क्या चीज़ें गलत की हैं, और इसको किस तरीके से मैं बेहतर कर सकूँगी। फिर टाइम क्या हुआ उससे कि मेरी ज़बान में भी रवानी आ गई, और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी पैदा हो गया कि हाँ, कुछ नहीं होता, अगर मोटे लग रहे हैं कैमरा पे तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दिमाग मैटर करता है, जिस्म नहीं। ठीक है? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस क्या मैं करूँ मज़ीद ऑनलाइन, या आप लोग जैसे गोट गर्ल्स का एक कमाल कोर्स करते हैं, उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं इन एडिशन टू दैट, ये चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है। उसके बाद करियर डेवलपमेंट में जो नेक्स्ट फेज़ आता है उसको समझना ये चाहिए कि करियर डेवलपमेंट में 4 फेजेज़ होते हैं। एक तो ये कि आपको प्रोफ़ेशनली क्या करना है, दूसरा आपको अपनी सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, तीसरा ये कि फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो किस तरीके से सपोर्ट करती है या आपके डिसीजंस पे इम्पैक्ट करती है, चौथा ये कि सोसाइटी आपको कैसे देख रही है और आपको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है उनके साथ, ताकि आप अपने करियर में आगे जा सकें। जैसे कि अगर आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गए हैं तो शायद ये टाइम है कि अब आप लोगों से इंटरेक्ट करिए और उनसे अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को शेयर करिए, ताकि आपको वाहवाह भी मिल सके और आपका नाम भी रोशन हो सके और आप आगे भी पढ़ सकें। क्योंकि जितने लोग आपको जानेंगे और आपको पहचानेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे जाइए। इसके बाद स्किल्स इन्हांसमेंट। स्किल्स इन्हांसमेंट के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 3 तरह की होती हैं। स्किल्स इन्हांसमेंट एक तो होती है टेक्निकल स्किल, मतलब जिस फील्ड में आप हैं और जिस पोजीशन में आप हैं, उसके बारे में क्या आप जानते हैं, क्या आप उसको समझते हैं, और उसमें क्या चीज़ें आपको और सीखनी है, क्योंकि दुनिया तो रुक नहीं रही और तालीम भी रुकती नहीं है। तो अगर आपने 10 साल पहले अपनी डिग्री हासिल की थी, तो अब आप आउटडेटेड हो गए हैं, और उसके बाद अगर आपने कोई तालीम या तरबियत अपने आप को नहीं दी है तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको मुसलसल कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उस पर ज़हन दीजिए। हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ज़रूरी है एक उम्मीद, एक कोशिश, और उसके बाद थोड़ी बहुत हाथ चलाना पड़ता है कि जिनके पास उसकी एक्सेस है उनसे आप कोऑर्डिनेट करें, उनसे आप अपनी कैपेसिटी में एक रिलेशनशिप बनाएं कि वो आपसे शेयर करें वो अपॉर्चुनिटीज़, या फिर वो प्लेटफॉर्म्स जिससे आप और सीख सकें। तीसरा ये कि टेक्निकल स्किल्स, जब आप स्किल्स एनहांसमेंट में जब हमने बात करी, तो दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो है सॉफ्ट स्किल्स। ऑफ कोर्स सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स ये है कि भाई आपको क्या प्रेजेंटेशन देने आती है, क्या आप डिसीजन बना सकती हैं, क्या आप अपनी राय अच्छी तरीके से दूसरों को दे सकती हैं, क्या आप किसी मुश्किल में अगर जब हों तो आप उसका कोई रिजल्ट या उसका उसका वे आउट प्लान कर सकती हैं। मतलब ये कि किस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करती हैं, आपकी बोल, आपकी चाल, आपकी बैठने का सलीका, आपके उठने का सलीका, और ये कि क्या आप टीम्स को लीड कर सकती हैं, क्या आप 2 लोगों से काम करवा सकती हैं, 3 लोगों के साथ मिलके काम कर सकती हैं, क्या आप एज एन औरत एक ऐसी टीम में काम कर सकती हैं जिसमें मर्द ज़्यादा हों और औरतें कम हों। ये सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में अब आती हैं। ठीक है। तीसरा है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं? प्रोफेशनल और
Professional skills are basically ethical skills. Once you are working in an organization, जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका एक करियर है, तो आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप क्या एथिक्स फॉलो करते हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जिसकी किसी टीम में होने से टीम को फ़ायदा है, लोगों को फ़ायदा है, वो क्या आप काम पे सच बोलते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, डेडलाइंस को पास नहीं करते, कमिटमेंट्स को वैल्यू करते हैं, प्रोमिसेस को वैल्यू करते हैं, ये होती हैं आपकी प्रोफेशनल स्किल्स। तो अब हमने स्किल एनहांसमेंट में भी 3 तरह की स्किल्स को डिस्कस कर लिया। एक है टेक्निकल स्किल विच इज़ रिलेटेड टू द फील्ड दैट यूर इन, दूसरा है सॉफ्टवेयर स्किल्स जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका पर्सोना आ जाता है, तीसरा है आपका प्रोफेशनल स्किल्स कि आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए क्या बेहतर कर सकें। ये हो गई आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ विच इज़ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मौजू है वो ये है कि रेज्यूमे कैसे बनानी चाहिए, व्हाट इज़ द रेज्यूमे फॉर्मेट दैट शुड बी यूज्ड, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, किसके बारे में ख्याल रखना चाहिए, किसके बारे में ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें मैं एक स्लाइड के तौर पे जो है मटेरियल वो आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी ताकि आप लोग जो है वो एट ऑल टाइम्स इसको रेफ़र बैक कर सकें। या यमुना को भी दे दूंगी ताकि वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जब आप रेज्यूमे बना रहे हों कि रेज्यूमे का सही होना कितना इम्पोर्टेंट है। रेज्यूमे का सही होना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका रेज्यूमे सही नहीं है तो इसका मतलब कि आपको कभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आने वाली और जो जॉब आपको लेनी है या जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रेज्यूमे पे ध्यान दें, उसको जब बनाएं तो ऐसा बनाएं कि आप इंश्योर कर सकें कि आपको रिक्रूटर या एम्प्लॉयर वापस कॉल बैक करे। ठीक है, हम कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी से इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है उसको सिंपल रखिए, उसमें बहुत सारा कलर, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म, मैं ये नहीं कहूँगी ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स, क्रिएटिव जो लोग एड एजेंसीज में काम करते हैं उनकी रेज्यूमेस कभी कभी बड़े मज़े की होती हैं और बड़ा दिल चाहता है उनको पढ़ने का, मगर ये असेस करना कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है या फिर वो आपकी ऑडियंस को हिट कर रही है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्लेजेंट सिंपल फॉर्मेट रखिए ताकि जब रिक्रूटर देखे तो उसको इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए कोई मुश्किल ना हो, उसको समझ में आ जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है और वो जल्दी जल्दी उसको पढ़ के, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। देखिए एक रिक्रूटर 1 मिनट से ज़्यादा किसी प्रोफाइल पे लगा ही नहीं सकता क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि वो इससे ज़्यादा कोई टाइम दे, और शुरू के 30 सेकेंड्स ही आपके मतलब बता देते हैं एक रिक्रूटर को कि क्या क्या मेरा दिल चाह रहा है इसको पढ़ने का या नहीं दिल चाह रहा पढ़ने का। तो अगर आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट भी है मगर उसके लिए मुश्किल है पढ़ना या उसके लिए मुश्किल है समझना, तो भाई वो फिर नहीं पढ़ेगी या वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक सिंपल रेज्यूमे फॉर्मेट रखिए जिसको पढ़ना भी आसान हो, जिसको देखना भी आसान हो और जिसमें हर चीज़ समझ में आ जाए। दूसरा ये कि ग्रामर या पंक्चुएशन या स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। आप एक दफ़ा जब अपने वर्ड पे अपनी रेज्यूमे बना लीजिए उसका एक ग्रामर चेक ज़रूर करिए, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं भी मेरी आदत है बहुत जल्दी में काम करने की, बहुत दफ़ा होता है मैं लिख लूँगी एंड आई नो आई एम यूजुअली वेरी राइट और मैं मिस्टेक्स नहीं करती, मगर ऑब्वियसली इंसान तो इंसान है, तो ग्रामर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में जब भी ग्रामर चेक के बगैर कोई काम किया है, यकीनन एक ना दो कोई ना कोई स्पेलिंग जानबूझ के नहीं, मगर जब आप टाइप कर रहे होते हैं वर्ड वगैरह पे तो वो सभी कभी कभी वो ऑटो करेक्ट भी कर देता है और जो वर्ड आप लिखना चाह रहे होते हैं उसका कोई डिफरेंट वर्ड उसमें आ जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामर और पंक्चुएशन और स्पेलिंग एरर्स को ज़रूर चेक करें। तीसरा ये है कि अपनी रेज्यूमे का जो नाम है, डॉक्यूमेंट का जो नाम है, वर्ड पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के नाम को सही से लिख सकें। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना पूरा नाम उस डॉक्यूमेंट को नेम करने में लगा दें।
CV 1 2 3 4 5 6 और फिर उल्टे पुल्टे नाम, बायोग्राफी या वटेवर, CV, रेज्यूमे। इससे क्या होता है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स आ रही होती हैं लोगों के पास, रिक्रूटर्स के पास, जिनका यही है। मगर अगर आपके पास आपकी डॉक्यूमेंट आपके नाम से जाएगी तो वो जब सेव करेगी तो ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि ये इस बंदे की रेज्यूमे है। तो आई एम 110% श्योर अ रिक्रूटर वुड फील ग्रेटफुल टू यू कि अगर आपका डॉक्यूमेंट करेक्टली नेम्ड है और आपके नाम से नेम्ड है। अच्छा, हर रेज्यूमे और CV, देखें, एक वन वन सोल्यूशन फिट ऑल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं कहूँ कि मैं जूता डिज़ाइन करती हूँ, हम एक ही साइज़ बनाऊंगी और दुनिया में हर आदमी को फिट हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। सिंड्रेला आखिर एक ही थी, उसका एक ही जूता था और वो उसी को फिट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि रेज्यूमे भी हर जॉब के लिए एक तरीके से बनती है। उसको आपको हर जॉब जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि धड़ाधड़ आपने जॉब्स अप्लाई की, 1 घंटे में आपने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई किया या 50 जॉब्स के लिए अप्लाई किया या 15 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उनमें सारी की सारी कोई चेंजेस नहीं, ना कवर लेटर में कोई चेंज है, ना रेज्यूमे में कोई चेंज है, और उसके बाद आपने अप्लाई कर दी। देखिए, लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग अ कॉल देन इज़ वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज किसी ने अगर मेहनत की है और जिस जॉब या अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है उसके लिहाज से हमने रेज्यूमे को फॉर्मेट किया है और स्ट्रक्चर किया है, तो likelihood of them getting called is better than someone who is send out random CVs। फिर ये कि जब CV सेंड आउट कर रहे हो, ये ना करें कि एक साथ BCC करें 50 लोगों को और सबको भेज दें कि ये ले मेरी CV। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग BCC करने के बजाय CC कर देते हैं और 100 50 लोग उस ईमेल में CC'd होते हैं। ऑब्वियसली तो फिर कौन कॉल करेगा जब जिसको पता है कि कोई आदमी फुल टाइम स्पैम कर रहा है या हर आदमी को ये अपने रेज्यूमे भेज रहा है। दूसरी बात ये है कि एक जगह जब अप्लाई कर लें तो ये ना करें कि 50 दफ़ा उसी के हर रोज़ सुबह उठ के वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फिर देन यू स्पैमिंग द पर्सन। बहुत दफ़ा हुआ है मेरे पास, मुझे अच्छी तरह याद है, 2 3 ऐसे लोग होते थे जब मैं सिस्टम्स में थी। जो मैं लेटेस्ट आपको एग्जांपल बताऊंगी वो ये थी कि अब उस उन साहब की जो क्वालिफिकेशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम उनको डेफिनेटली हायर करते थे। बल्कि हमने उनको रिव्यू किया और हमने कहा कि हाँ, हम इनका इंटरव्यू भी लाइन अप करेंगे। मगर उन साहब ने क्या किया कि उन्होंने 1 हफ्ते के स्पैन में या 2 3 दिनों के स्पैन में ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को अपनी CV भेज दी, हर प्रोडक्ट मैनेजर को, हर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को, हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, मतलब सारी मैनेजमेंट के लोगों को तो भेजी, HR को भी भेजी। अब क्या हुआ कि वो जो हायरिंग मैनेजर था उसने कहा नहीं, बस मैं नहीं देखूंगा इस आदमी को। क्यों नहीं देखूंगा? कि यार ये तो स्पैम कर रहा है, ही इज़ नॉट वेरी सीरियस, इसको तो समझ ही नहीं आ रही कि अपने आप को कैसे मार्केट करना है या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। आई डोंट वांट टू सी हिम। वो आदमी इवेंचुअली 2 साल बाद हायर हुआ, मगर द रीजन फॉर हिम नॉट बीइंग हायर्ड अर्लियर वाज बिकॉज he spammed and pissed off his hiring managers। तीसरी बात, अब हम जो आगे चलेंगे उसमें ये है कि जब आप रेज्यूमे लिख रहे हो तो उसके अंदर रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर लिखें। मतलब ये कि सबसे अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं तो सबसे रीसेंट जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो सबसे पहले आएगी और सबसे पुरानी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो सबसे आखिर में आएगी। हर एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में मेजरेबल सक्सेस या फिर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डालें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बहुत ऑब्वियसली आप डाल सकते हैं, स्पेशली अगर आप यंग हैं और आप नए ग्रेजुएट्स हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इस कम्युनिटी में ज़्यादातर वो लोग होंगे जिनके पास परहैप्स एक्सपीरियंस बहुत कम होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए कि जब आपके पास इवेंचुअली एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये ना करें कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बजाय। उसके अंदर ये डालें कि आपने किस तरीके से उस जॉब में वैल्यू ऐड की, आपने क्या चीज़ें अचीव की, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। फिर शॉर्ट, ब्रीफ और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन रखें। झूठ नहीं बोलें, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलें। आज नहीं तो कल आपका झूठ पकड़ा जाएगा और उससे क्या होगा कि आप का नाम खराब होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जब उनको पता चलता है कि किसी ने एप्लीकेशन पे झूठ बोला है, हालांकि उस बंदे को हायर कर लेती हैं, ऑन बोर्ड कर लेती हैं, उसके बाद जब उनको पता चलता है कभी भी कि उन्होंने झूठ बोला, उनको निकाल देती हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि कभी भी आप झूठ नहीं बोलें। अगर कुछ नहीं किया तो ना लिखें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ देम आस्किंग यू
कि आपने ये किया है इन द इंटरव्यू इज़ वेरी हाई। और फिर अगर आपके पास आंसर नहीं होंगे या कॉन्क्रीट आंसर नहीं होंगे तो वो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और अपडेटेड होनी चाहिए। आपके पास जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं वो होना चाहिए, जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं वो होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर आप कोई मैसेंजर, स्काइप, व्हाटएवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर ये पुराने हैं और आउटडेटेड हैं तो फिर वो रिक्रूटर कैसे आपको कॉल बैक करेगा, ठीक है? इस तरीके से मेक श्योर कि जो भी ईमेल एड्रेस आप दे रहे हैं, जो भी नंबर आप दे रहे हैं, उसका एक्सेस आपके पास हो, वो आउटडेटेड ना हो और अपडेटेड हो ऑन द ईमेल एड्रेस ऑन योर रेज्यूमे। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बारे में ये है कि जब जो ईमेल एड्रेस हो वो एक रिस्पेक्टेबल ईमेल एड्रेस हो, या फिर अगर आपके कोई भी मैसेंजर का आईडी हो एक रिस्पेक्टेबल आपके नाम पे हो। ये जो है डार्थ वेडर और पिंकी और मतलब इस तरह के जो फनी नेम्स या कार्टून्स के ऊपर या किसी गाने के ऊपर लोग अपने ईमेल एड्रेसेस और मतलब स्काइप या वटेवर आईडीज रख लेते हैं, ये ना करिए। ये अनप्रोफेशनल लगता है और आपकी मेच्योरिटी जाहिर करता है। एक और चीज़, अगर आपने अपनी पिक्चर डाली है रेज्यूमे पे तो उस पर बराए करम बिल्कुल भी एक सेल्फी ना डालिए या फिर ऐसी पिक्चर ना डालिए जो कि प्रोफेशनल ना हो। प्रोफेशनल से मतलब ये है कि इट शुड बी अ क्लीन बैकग्राउंड एट द बैक एंड यू शुड बी visible, your face and your your face can be visibly seen. कोई बहुत अनप्रोफेशनल पिक्चर ना डालें। तीसरी एक और बात यह है कि जो भी रेज्यूमे में हो वही चीज़ आपके जॉब प्रोफाइल्स में होनी चाहिए। अब आप चाहे वो पेज पे बना रहे हैं, इंडीड पे बना रहे हैं, मुस्तकबिल पे बना रहे हैं, रोजी पे बना रहे हैं, आप दुनिया में कोई भी जॉब बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, जॉब पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हो, लिंक्डइन इस्तेमाल कर रहे हो, जो बात आप रेज्यूमे में लिखें वही कॉपी पेस्ट करिए इन बाकी जगहों पे। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, रिक्रूटर्स खासतौर पर बड़े कंफ्यूज होते हैं जब वो देखते हैं कि रेज्यूमे जो रिसीव हुई है उसमें कुछ और लिखा है और जो लिंक्डइन प्रोफाइल रिसीव हुई है उसमें कुछ और लिखा है। तो इसलिए मेक श्योर कि ये ना हो, ठीक है? मैपिंग ऑनलाइन प्रोफाइल्स विद द रेज्यूमे, ठीक है? अब मैपिंग ऑनलाइन प्रोफाइल्स विद द रेज्यूमे ये आपको मैंने बता दिया। एम्प्लॉयमेंट पीरियड अपडेट्स, मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, कोई इंटर्नशिप डिटेल्स हैं, वो सही तरीके से अपडेटेड हों, उसका करेक्ट ड्यूरेशन हो, उसमें जो करेक्ट काम किया हो, नेम करेक्ट हो, ये सारी चीज़ें हों। अवॉइड एक्सेसिव एडजेक्टिव्स, मतलब कि अपने टैलेंट को डिफ़ाइन करने के लिए जो खूबसूरत अल्फाज हम इस्तेमाल करें उनको कम से कम रखें, क्योंकि ठीक है बहुत वेग तारीफ जब अपनी करते रहेंगे ना तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत अच्छी बात नहीं रेज्यूमे पे। हाँ, जो आपने काम किया हुआ है जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हैं ज़रूर उसको मेंशन करें, अपने आप को ब्रांड करें, बिकॉज ये तो आपकी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। दूसरा ये कि अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग्स जो भी हैं उनको अपडेटेड रखिए और उनके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालिए, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, जब हमने रेज्यूमेस डिस्कस कर लिए हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे करना है। इसी तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल या जो भी कोई जॉब प्रोफाइल आप देखें तो मेक श्योर करिए कि जॉब प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड हो, ठीक है? इसी तरीके से अपडेटेड हो जैसे रेज्यूमे अपडेट है, उसमें पिक्चर सही लगी हुई हो, उसमें ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स नहीं हो, उसके अंदर जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालें वो करेक्ट हो, झूठ नहीं हो, उसके अंदर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही डालें। देखिए अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है और उसके अंदर कोई ईमेल एड्रेस नहीं डाला या कोई नंबर नहीं डाला तो रिक्रूटर का क्या काम है आपको, मतलब वो कैसे हाउ विल दे गेट इन टच विथ यू? मतलब लिंक्डइन पे ऑनलाइन होने के मतलब ये है कि यू आर ओपन टू नेटवर्किंग। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत स्कैम मैसेजेस ज़रूर आते हैं, लोग तंग भी करते हैं, मगर उसका अच्छा तरीका ये है कि जब वो नाजेबा गुफ्तगू आपसे करें आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना छोड़ दें या उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज़ करना छोड़ दें। हम देखें हमें डेकेड हो गया है, आज तक हमें अपनी पोस्ट पे चाहे वो रेलेवेंट हो या ना हो कभी गालियाँ सुनने को मिलती हैं, कभी नाज़ेबा गुफ्तगू, एक लिमिट से बाहर लोग बातें करेंगे, कुछ अजीब व गरीब सी आपको आई एम श्योर मैसेजेस भी भेजते होंगे, पिक्चर्स भी भेजते होंगे। आप
इसमें परेशान ना हो, आप बस उनको ब्लॉक कर दीजिए और उनसे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए लिंक्डइन पे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चले, नंबर नहीं मगर फ़ोन, सॉरी, ईमेल एड्रेस ज़रूर अपडेटेड होना चाहिए, ताकि जिसको आपसे बात करनी है रिक्रूटर को, वो आपके साथ इन टच तो हो सके, वरना क्या फ़ायदा लिंक्डइन का। तीसरी बात ये कि जो जैसी रेज्यूमे है वैसे ही लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। अपनी समरी को ज़रूर लिखिए। समरी के अंदर लिखिए कि आप कौन हैं, आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और आप किस चीज़ को, आप किस लिए लिंक्डइन पे मौजूद हैं। क्या आप नेटवर्किंग के लिए मौजूद हैं, क्या आप जॉब एप्लीकेशन के लिए मौजूद हैं। आप लिंक्डइन पे एक जॉब एप्लीकेशन या जॉब सर्चिंग का ऑप्शन होता है कि रिक्रूटर्स कैन नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। प्लीज़ इसको ऑन कर दीजिए, इस बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि रिक्रूटर्स जो लिंक्डइन के रिक्रूटमेंट पोर्टल को इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको पता चले कि आप जो है इस वक्त आप जो है इस वक्त नौकरी ढूंढ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि लिंक्डइन पे भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। प्लीज़ अप्लाई थ्रू आइदर लिंक्डइन प्रोफाइल, या फिर यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपडेट योर रेज्यूमे, या फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं टू द कंपनी करियर पेज टू अप्लाई थ्रू दैट। ये बिल्कुल वही प्रोसेस होगा कि अगर आपने रोज़ी के थ्रू अप्लाई किया या किसी मुस्तकबिल के थ्रू अप्लाई किया। एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने की वीडियो मैं यकीनन शेयर करूँगी, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि हम हर चीज़ कंप्लीट कर लें। वो मैं यमुना से शेयर करूँगी। आई एम श्योर कि शायद यमुना पहले भी शेयर कर चुकी हो आपसे, मगर नंदलेस मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, ताकि आपको वो लिंक्स भी मिल जाएं, आप वो देख भी सकें और उसको इस्तेमाल भी कर सकें, इन सारे रेफरेंसेस को। अनदर थिंग, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये एक और फॉर्मल तरीके से मेरे अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप कुछ भूल गए हों तो आप वहाँ पे जाके उनको रेफ़र ज़रूर कर सकते हैं, उनको देख ज़रूर सकते हैं, क्योंकि वो हर आदमी के लिए मौजूद है, चाहे आप मुझे फ़ॉलो करते हो नहीं करते हो। आपको मुझको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप फॉलो भी करेंगे तो यू कैन सी। मैं अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन पे किसी को ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे 30,000 जो नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं वो पूरे हो गए, तो आई कैंट ऐड एनी वन एल्स नाउ ऑन द लिंक्डइन प्रोफाइल, बट यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द आर्टिकल्स दैट आई पब्लिश। तो आपके पास जो भी मैं लिख रही होती हूँ वो आपको उसकी एक्सेस होगी। तीसरी बात ये है कि लिंक्डइन जब आप इस्तेमाल कर रहे हों, जब भी आप किसी को अपने नेटवर्क में ऐड करें, बिकॉज लिंक्डइन का मतलब ये है कि आप नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं। बेहतर ये है कि आप उन लोगों को ऐड करें जो आपको जॉब्स दे सकें, जो आपकी इंडस्ट्री में लीडर्स हों, ताकि वो जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें या फिर न्यूज़ शेयर करें तो आप पढ़ सकें, आपके न्यूज़ फीड पे आए और आप उनसे सीख सकें कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनसे कोचिंग और मेंटोरिंग की रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। लिंक्डइन पे फ्री मेंटोरिंग एंड कोचिंग की रिक्वेस्ट आप लोगों को भेज सकते हैं जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हों। कुछ प्रोफेशनल्स उस ऑप्शन को ऑन रखते हैं अपने प्रोफाइल पे और आपको फ्री के मेंटोरिंग एंड कोचिंग एडवाइस भी देते हैं। ये आप बहुत आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रोफाइल पे, सीनियर प्रोफाइल पे चाहें तो वहाँ पे लिखा होगा कि डू यू वांट टू गेट इन टच विद देम अबाउट कोचिंग, दिस पर्सन इज़ अवेलेबल फॉर कोचिंग और मेंटोरिंग। तो आप डेफिनेटली उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चंस या अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों को नेटवर्क में अपने ऐड करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, जितना आपका पावरफुल लिंक्डइन होगा या उसका नेटवर्क होगा, जितने ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे लिंक्डइन पे, उतना ज़्यादा लिंक्डइन आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। अगर आपने अच्छी तरीके से लोगों को ऐड किया है तो आपके पास बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जो कि आपके लिए बेहतर है। जब भी आप लिंक्डइन पे किसी को ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजें, उसमें आपको ऑप्शन देता है ऐड मैसेज। प्लीज़ ऐड अ मैसेज। किस तरह का मैसेज आप ऐड करेंगी कि हाय, आई वांट टू, एक आप स्टैंडर्ड मैसेज लिखें कि हाय, आई वांट टू इंक्रीज माय नेटवर्क ऑन लिंक्डइन एंड गेट इन टच विद prominent professionals like you so that I can learn। इस तरह का कोई एक जनरल सा मैसेज आप लोगों को
कर दें एंड पीपल विल गेट इन टच विद यू इन ऑल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को बगैर, स्पेशली बाहर के मुल्कों के जितने भी लोग हैं, मैं आपको 110% बता सकती हूँ, कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि आप उनको लिख के भेजें कि आप क्यों उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं और किस तरीके से इस नेटवर्क को या इस कनेक्शन को फ़ायदेमंद बनाएंगे उनके लिए भी और अपने आप के लिए भी। सो लिंक्डइन पे काफ़ी हद तक हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो है कि हम टेलीफोन पे या फिर इंटरव्यू पे किस तरीके से ओ जॉब एड्स ये भी है। अच्छा, जॉब एड्स कैसे, कहाँ कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? देखें, अब फेसबुक पे भी जॉब्स का फीचर है, आप वहाँ पे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं जॉब्स। आपके पास इतनी सारी फ्री जॉब वेबसाइट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कई जॉब पोर्टल्स, आई एम श्योर कि आपको पहले ही पता होगा, सबको रोज़ी के बारे में पता होता है। मुस्तकबिल है, क्या कहते हैं, इंडीड है, बेट है, मॉन्स्टर है, और मैंने सुना है कि बहुत सारी और भी पाकिस्तान बेस्ड जॉब पोर्टल्स आ गए हैं, तो उन पे आप जा सकते हैं। बाय द वे, मेरी कंपनी ने भी एक जॉब पोर्टल अनकरीब लॉन्च किया जो कि ऑलरेडी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। उसको कहते हैं myapplica.com। तो यहाँ पे भी पोजीशंस हैं, यहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई रेलेवेंट पोजीशन नहीं है मगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं ताकि वो एट एनी पॉइंट टाइम अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो तो दे विल गेट इन टच विद यू, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं, जहाँ जिन मार्केट्स में आप काम करना चाहते हैं, अगर आप कराची में हैं और आप कराची में ही काम करना चाहते हैं, तो आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन कराची या एम्प्लॉयज़ इन कराची करके एक लिस्ट गूगल से निकालिए। रिक्रूटमेंट एजेंसीज की वेबसाइट्स पे जाइए और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल उनको सबमिट कर दीजिए कि एट एनी पॉइंट टाइम अगर आपके पास कोई ऐसी रेलेवेंट पोजीशन हो तो प्लीज़ मुझको याद रखिएगा। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज जो आपकी इंडस्ट्री में काम करती हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और उनको अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। अब ये ना करिए कि हर महीने जो है वो एक प्रोफाइल जा रही हो आपके पास, ये हर हफ्ते या हर दूसरे दिन एक ही प्रोफाइल आपकी वापस जा रही है। हाँ, जब आपके प्रोफाइल में कोई चेंजेस आए, चाहे वो आपकी ईमेल एड्रेस चेंज हो रहा है या फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन आ गई है, एजुकेशन ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो डेफिनेटली आप अपडेट करके उनको ज़रूर भेज सकते हैं। मगर एक ही चीज़ बार बार भेजना इज स्पैमिंग, तो उससे आप उसको अवॉइड करिए। तीसरा ये कि अच्छा, तो हमने डिस्कस कर लिया है जॉब बोर्ड्स, जॉब साइट्स जैसे कि मुस्तकिल रोज़ी वगैरह। फिर हमने बात किया कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, लिंक्डइन पे जॉब एडवर्ट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लिंक्डइन की कम्युनिटीज़ में या फेसबुक की कम्युनिटीज़ हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं, वहाँ पे रिक्रूटर्स बेशुमार रोज़ाना अपॉर्चुनिटीज़ पेश कर रहे होते हैं। आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, उन पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि वो बताएं कि क्या करना है आपको। ठीक है। इसके अलावा ये कि आप मैंने बताया कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज ढूंढिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाइए और उनको अपनी सीवी सेंड कर दीजिए। आप रिक्रूटर्स को ढूंढ सकते हैं ऑन लिंक्डइन और उनको ऐड करके उनको अपनी प्रोफाइल दे सकते हैं। तीसरी बात ये कि आप एम्प्लॉयज़ जो आपकी इंडस्ट्री में हैं उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास कोई पोजीशन हो या फिर आप उनको पास अपनी सीवी रेज्यूमे सबमिट करा सकते हैं। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट्स, मेरी कंपनी की वेबसाइट्स पे जाएंगे, जैसे कि mushawer.co.uk या mushawersolutions.com या mushawer.org। इनमें से आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपके पास वो पोजीशन नहीं है जिस पे आप अप्लाई कर सकें, आप ऐसे ही सबमिट कर दें ताकि कल को कोई ऐसी पोजीशन आए जिसके लिए आपकी रेज्यूमे चल सकती हो तो वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा किस तरीके से जॉब एड्स, जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में जॉब्स आती हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क में जिनको जानते हैं जो अच्छी पोजीशंस में हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी पोजीशन या आपकी कंपनी में कोई जॉब अवेलेबल हो तो प्लीज़ आप मेरी रेज्यूमे चेंज करते हैं। क्योंकि आजकल इंटरनल हायरिंग या फिर रेफरल हायरिंग का एक इन्वायरमेंट बहुत आम है और
ये कि अगर कोई एम्प्लॉई किसी की प्रोफाइल या रेज्यूमे शेयर करता है तो एचआर उसको थोड़ा सा और वेटेज देती है। तो इसलिए दैट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग हायर्ड फॉर अ पोजीशन। अच्छा, अगर आपको डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जो मार्केट में है उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ज़रूर करें। इंटर्नशिप में पैसा पैसा 5,000 या 6,000 मिल रहा हो या 10,000 मिल रहा हो तो अच्छी बात है। नहीं भी मिल रहा और आपको कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो घर बैठने से बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ले लें। उसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे फ्रीलांसिंग पोर्टल्स हैं, और इन इसके बारे में आपको बहुत बहुत अच्छी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है ऑनलाइन। फाइज़ा ने भी, मुझे याद है, अपने ब्लॉग पे ये बहुत अच्छी सी एक अपवर्क पे किस तरीके से काम ढूंढना है, इस तरह का ब्लॉग लिखा हुआ है। तो अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा बहुत सारी के फाइवर, अपवर्क और इस तरह की फ्रीलांसर, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इन पे किस तरीके से आप काम ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अम, खाली ना बैठें एट एनी पॉइंट टाइम, ये ना सोचें कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी नहीं है या मैं इससे बेहतर हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, एट वन पॉइंट इन टाइम ये टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि जब आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल्स इतने अच्छे होंगे कि आप कुछ कुछ जॉब्स को कहेंगे कि ये मेरे काबिल नहीं है। मगर जब आप शुरू कर रहे हैं, आप मिडिल एक्सपीरियंस रिसोर्सेज हैं, और ख़ास तौर पे जो आजकल का माहौल है, मैं ये कहूँगी कि कोई काम भी हो वो छोटा नहीं है, और उसके लिए आप बड़े नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं से शुरू करें, घर पे बैठने से बेहतर ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करें और सीखें। तीसरे, अच्छा, अब हम ने क्योंकि जॉब एड्स के बारे में भी बात कर ली कि कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से टेलीफोनिक स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बात करूँ। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो देखें अब बहुत आम होता जा रहा है। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब आप कहीं पे अप्लाई करेंगे या फिर आपकी प्रोफाइल कहीं पे शेयर्ड है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इंट्रोडक्शन सही से करें। कोई आपको कॉल करता है, अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, उस वक्त बात नहीं कर सकते, आप उनसे माजरत कर दीजिए। उनसे कहें कि आप मुझे फ़लाने टाइम पे या किसी और टाइम पे कॉल कर लें, आप मुझे मैसेज कर दें या मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको जवाब दे दूँगी या जवाब दे दूँगा। ठीक है। इससे ये होगा कि अगर आपके पास बाद में अपॉर्चुनिटी होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी दे वांटेड टू शेयर विद यू। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो बेहतर ये है कि आप फ़ौरन मुंह पे फ़ोन ना रख दीजिए, उनसे उनसे बात में कहिए, उनसे बहुत अच्छी तरीके से कहिए कि थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मगर जो है मैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस जॉब के लिए। शायद वो जॉब या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी नहीं लगती हो, तो आप कहेंगे मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हूँ, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहती, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ओपन हुई नौकरी ढूंढने के लिए। तो ताकि उस रिक्रूटर को भी पता चल जाए कि इस वक्त अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, और मे बी लेटर ऑन उसको याद रहेगा कि आपने क्या कहा था कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगी, और वो आपके लिए वो रेलेवेंट चीज़ आपसे शेयर कर देगी। इसी तरीके से मेक श्योर कि जो चीज़ें आपने रेज्यूमे में डाली हैं आपने झूठ ना बोला, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि वो आपसे री क्वेश्चन करते हैं या रीआइट्रेट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो आपने रेज्यूमे में डाली होती है, कि चेक कर रहे होते हैं कि आपने कितनी ऑनेस्टली उस रेज्यूमे को भरा है। तो याद रखें कि अपने रेज्यूमे में क्या लिखा है ताकि वही इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर सकें, क्योंकि अगर आपने रेज्यूमे में कुछ और लिखा हुआ है और आपने कुछ इन्फॉर्मेशन और शेयर की है, बाहर के लोग तो फिर आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे में शेयर की है, वो आपके ऊपर फ़ोन रख देंगे या फिर आपको बहुत तमीज़ से फ़ोन रख देंगे एंड दे विल नॉट कॉल यू बैक। तो बेहतर ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी रेज्यूमे में दे रहे हैं वही चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए और वही चीज़ आप उनको टेलीफोन पे भी बताएं। और ड्यूरिंग इंटरव्यू का वन ऑन वन इंटरव्यू हो रहा है तो भी यही बात है, बात करने की। आजकल जूम पे बहुत इंटरव्यूज़ होते हैं, स्काइप पे बहुत इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली कोविड की वजह से पूरी दुनिया अवॉइड कर रही थी वन ऑन वन इंटरव्यूज़, तो फिर उसके लिए भी। और जब आप इन पर्सन जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पेरेंट्स है वो रिस्पेक्टेबल हो। मैं ये नहीं कहती, मेरे कर्ली बाल हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूँ,
क्या मैं इनको हर दफ़ा स्ट्रेटन करूँ या ब्लो ड्राई करूँ व्हेन आई एम गोइंग आउट फॉर एन इंटरव्यू या वटेवर? नहीं, बस ठीक है कर्ली बाल है बट ये मुनासिब है, मुझे लगता है कि मैं सही लग रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉन्शियस फील करूँ और मैं जो है वो बार बार ये करती रहूँ या फिर यूँ करूँ ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि मैं उनसे इंटिमिडेट हो रही हूँ और मैं परेशान हो रही हूँ और मैं उससे सही तरीके से बात नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज़ें अवॉइड करिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपका टोन जो है वो सही हो। चल-चल के बात नहीं करें ताकि हाँफे नहीं या फिर साँस में प्रॉब्लम आ रही हो, ताकि उनको लगे नहीं कि आप परेशान हो रहे हैं। कहीं सूटेबल जगह पे जहाँ पे शोर-गुल ना हो वहाँ पे जाके बैठ जाएँ, उनकी बात सुनें, उनका क्वेश्चन सुनें और फिर आंसर करिए। उनको कंप्लीट करने दें अपना क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। Whether it's a telephonic interview, whether it is an online interview, whether it's a one-on-one interview, आपको ये ज़रूर अपने अंदर रखना है कि पहले आप क्वेश्चन को सुनेंगे, उसको समझेंगे, फिर जवाब देंगे। बहुत डिलेड रिस्पॉन्स भी नहीं होना चाहिए, बहुत आहिस्ता भी रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, मगर बहुत तेज़ रिस्पॉन्स भी नहीं होता। सोचें, समझें, फिर बोलें। फिर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपसे कोई रिक्रूटर की कॉल मिस हो जाती है, वो आपको मैसेज करता है, रिप्लाई बैक टू देम एंड टेल देम दैट दिस आई एम सॉरी आई वाज नॉट अवेलेबल बट यू कैन कॉल मी नाउ, और यू कैन कॉल मी और ईमेल मी ऑन दिस ईमेल एड्रेस, और यू कैन कॉल मी लेटर एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत सारे रिक्रूटर्स आपसे ये पूछेंगे, अच्छा तो अगर, और ये नहीं भी पूछ सकते कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अगेन ये बोल रही हूँ कि आप उनको बता दें कि जब आप उनसे पूछ भी लें, ऑब्वियसली आप उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे भी कि ये जॉब क्या है, इसका पर्क्स क्या हैं, इसकी सैलरी क्या है, ये किस लोकेशन में है, ये किस का काम करते हैं। जब आप ये फ़ोन पे पूछ रहे हैं या ऑनलाइन पूछ रहे हैं, वन ऑन वन पूछ रहे हैं, आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप बहुत पोलाइटली उनको डिक्लाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम probably not interested in this position because of this and this situation, but perhaps if you have something better I would be interested again। या फिर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मैं आपसे इंटरेस्टेड होती, या फिर अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर मैं आपसे, तो प्लीज़ आप मुझे याद रखिएगा, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपके कोई जानने वाला हो जो कि उस जॉब के लिए मुनासिब हो, बिल्कुल उनके बारे में बताएं, बिकॉज देखें आप तो सवाब ही कमाएंगे ना अगर आप किसी और के लिए वसीला बनते हैं, उनके लिए नौकरी का वसीला बनते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर कोई चीज़ आपके लिए रेलिवेंट नहीं हो मगर आपको पता है कि किसी और के लिए रेलिवेंट है, तो आप उनसे शेयर कर दीजिए। जो चीज़ें आप पूछ सकते हैं, और आप, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको मेरा ये प्रोफाइल या नंबर नहीं मिला, ठीक है ना। इफ़ दे हैड नॉट अप्लाइड फॉर, इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर पोजीशन, बहुत दफ़ा आप पूछेंगे कि भाई आपको मेरा नंबर कैसे मिला या आपको मेरे प्रोफाइल कैसे मिला, तो वो आपको बताएंगे कि मुझे फ़लाने ने शेयर किया, या फिर मुझे लिंक्डइन से मिला, या फिर मुझे फ़लानी जॉब साइट से मिला, जॉब बोर्ड से मिला। या आप पूछ सकते हैं उनसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि इसका मेन थीम क्या है या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इस जॉब के लिए, एम्प्लॉय की लोकेशन क्या है। कभी कभी वो आपको टेलीफोन स्क्रीनिंग में ये हो सकता है कि वो आपको एम्प्लॉयर नाम फ़ौरन ना बताएं, वो पहले इवेलुएट कर लें सीवी, और उसके बाद फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपसे एम्प्लॉयर का नाम शेयर कर लें। लोकेशन वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, वो आपको ये भी बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कितनी है, या उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं, या वो किस इंडस्ट्री में है। ये ज़रूर आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे आप बेनिफिट्स पूछ सकते हैं। शायद सैलरी, कभी कभी सैलरी ओपन रखते हैं। मैं एज अ रिक्रूटर आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी कोई चीज़ अगर आप, अच्छा, कोई भी आदमी, एचआर का बंदा अगर आपको बुला रहा है टू एन ऑर्गेनाइजेशन और टू अ प्लेस वेयर दे नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स, या फिर एज फीमेल्स ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी जब आपको इंटरव्यू कॉल आए तो आप उसको असेस कर लें, उसको गूगल करें हर इंटरव्यू कॉल से पहले या जूम कॉल से पहले, या फिर जब आपको वन ऑन वन इंटरव्यू जाना हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर मालूमात कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है, कैसी है, सेफ़ है या नहीं। उसकी ग्लास डोर हो गया,
बहुत सारी और ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वुमेन टेक की कम्युनिटी है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि एक एम्प्लॉयर कैसा है, या उसके बारे में क्या लोगों के कमेंट्स हैं। तो आप डेफिनेटली इसके बारे में पूछ सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और जब आप सेटिस्फाइड हों तो फिर आप इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड हों तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू से पहले जो आपको पता हो कि ये इंटरव्यू मेरा लाइंड अप है, उस इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर होकर जाएँ तो मेक श्योर करिए कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, आपको उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता हो, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता हो, और आपको पता हो कि आप किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वाई शुड दे हायर यू, यू शुड हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है। जब भी आप इंटरव्यूज़ में लोगों से बात करें, बेहतर ये है कि आप फिडल ना करें। इस तरीके से लोग खेलते हैं, कभी कभी लोग कड़ाके निकालते हैं, कभी कभी लोग अपने बालों से खेलते हैं। ये चीज़ें अवॉइड करिए। ठीक है। लोग खुजली करते हैं, सर पे खुजली करते हैं, इट लुक्स रियली बैड। अगर आप वन ऑन वन इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका माउथ ऑर्डर प्रॉब्लम बिकॉज होता है, तो आप अपने साथ एक माउथ स्प्रे छोटा सा रख लें, और वो या फिर कोई च्युइंगम रख लें मिंट की, या मिंट की कोई स्वीट रख लीजिए जो कि आप उससे पहले कर लें, ताकि आपका माउथ का ओडर नहीं हो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि कभी कभी बॉडी ओडर हो जाता है, ऑब्वियसली इतनी गर्मी है। अब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने बाया पहना हुआ है या कुछ कोई भी, अगर आप पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी है कि जब तक आप इंटरव्यू की लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी ओडर हो गई हो। तो घबराए नहीं, एक छोटा सा कोई स्प्रे या डिओड्रेंट ज़रूर रखिए अपने पास। डिओड्रेंट अप्लाई करके निकलिए और उसके बाद स्प्रे रखिए या परफ्यूम रखिए, छोटी सी बोतल कोई भी। और जब आप लोकेशन पे पहुंचे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको टॉयलेट या वॉशरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आप उनसे पूछिए और आप उनका वॉशरूम या टॉयलेट इस्तेमाल कर लीजिए और वहाँ पे अपने आप को रिफ़्रेश कर लीजिए। देखिए, क्या लिपस्टिक पहननी ज़रूरी है, क्या मेकअप पहनना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि यू लुक सूटेबल, यू लुक प्रेजेंटेबल, क्लीनलीनेस इज द की। ठीक है। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है। यू डोंट हैव टू बी वेरी कॉस्मेटिकली एडवांस्ड टू, या फिर बहुत ही सुपर नेचुरल, मतलब लुक नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है। दीज आर ऑफ कोर्स थिंग्स। कोई चीज़ अच्छी लगती है इंसान को तो वही खरीदता है ना। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि शक्ल के बेसिस पे आपको नौकरी मिले। ठीक है। आपकी अकल और आपकी नॉलेज के बेसिस पे आपको नौकरी मिल सकती है और आपको मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बेस्ट कंडक्ट को लेके जाएं। मतलब अपना बेस्ट बिहेवियर रखिए। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी तमीज़ है आपकी, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को कंडक्ट करिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए। मगर ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप ब्रांडेड जोड़े पहने हुए हो या ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हो, मेकअप बहुत अच्छा किया हो, तभी तो आपको नौकरी मिलेगी, वरना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्लेanलीनेस, हाइजीन और द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम इंटरव्यू के लिए बैठे हों तो किस तरीके से बैठे हों। लोगों की आदत होती है यूँ सलाम करके बैठना, या फिर यूँ करके बैठ जाते हैं। मेरे पास लोग आते थे और वो यूँ टांग पे टांग लग के बैठ जाते थे और यूँ यूँ करके खेल रहे होते थे। अरे भाई, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, दूसरा आदमी भी आपको देख रहा है। अगर वो अपने आप को कंडक्ट सही तरीके से कर रहा है तो आप भी अपने आप को कंडक्ट करें। बहुत दफ़ा होगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आगे का आदमी, क्योंकि आप औरत हैं, आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेगा। स्पेशली वो जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, जो मिड लेवल रिसोर्सेज होते हैं, जो आपके इनिशियल टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, वो कभी कभी आपको इंटिमिडेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप जवाब आप जो भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आप उसका स्ट्रेट जवाब दीजिए। आपको कोई इंटिमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको कोई मेडिटेशन या ब्रीथिंग एक्सरसाइज आती है तो वो इंटरव्यू से पहले वो आप जहाँ पे बैठी हैं वहाँ पे आप थोड़ी बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं आपको भी ऑनलाइन गूगल करेंगे तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझ जाएंगे, वरना मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। इट्स वेरी क्विक थिंग। आप बैठे और आपने एक बहुत डीप ब्रेथ ली और फिर आप निकाली, फिर आपने ली
और फिर हमने निकाली। इससे क्या होता है कि आपको बहुत एंजाइटी हो रही होती है, आपका एड्रेनलिन भी बहुत फास्ट है, तो आप थोड़ा सा सिमर डाउन कर जाते हैं, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप ऑलवेज यू कैन यूज़ व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज़ विद पीपल। आप लोगों से जब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप भी उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं कहती हूँ आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप पूछें लोगों से। आप अपने क्वेश्चंस पूछ के चाहें कि आप क्या उनके बारे में पूछना चाहते हैं, क्या उनसे मालूमात लेना चाहते हैं, ताकि आप उनसे मालूमात ले सकें और आप अपना माइंड बना सकें वेदर यू वांट टू वर्क फॉर दैट कंपनी और नॉट। आपको सिर्फ वो तो असेस नहीं कर रहे, आप भी तो उनको असेस कर रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नो योर वैल्यू। अगर कोई बंदा आपको आपकी वैल्यू से कम कोई सैलरी दे रहा है, देखिए ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में किस तरह का बजट चल रहा है, मेरी क्या स्किल सेट है। हो सकता है कि कुछ आपको शायद आप कुछ अनएम्प्लॉयड रहे हों या कोई प्रॉब्लम आपकी रही हो जिसकी वजह से आपको वो मार्केट वैल्यू ना मिल सके, बट इट्स ओके बिकॉज यू कैन टेक शॉर्ट स्टेप्स। मैंने हमेशा, आप यकीन करें, जब भी कोई नौकरी ली तो कोई बहुत बड़ा चम नहीं मिला। कभी कभी तो मैंने उसी पैकेज पे स्विच कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया अच्छा जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है इसमें मैं सीखूंगी ज़्यादा और इसमें मुझे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें मिलेंगी और मुझे अपने ऊपर भरोसा होता था कि मैं अपना 100% दूंगी, मैं काम बहुत अच्छा करूंगी। तो जब मैं मुझे अपने ऊपर 100% यकीन है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट वरिड अबाउट व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंड तो मैं उस जॉब पे चली जाती थी और क्या होता था कि उस पे कुछ महीनों बाद प्रोबेशन के वक्त ही, क्योंकि वो मेरी प्रोग्रेस से इतने खुश होते थे कि वो मुझे रेज दे देते थे या फिर मुझे 6 महीने में वहाँ ले जाते थे जहाँ मैं होना चाहती थी। ठीक है, तो रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, मगर इंटेलिजेंट डिसीजन आप ले सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये डिसीशंस आप लीजिए और सिर्फ मनी माइंडेड ना होइए। ये ज़रूर, और स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज़, फॉर फीमेल्स जिनको अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही भी कम कम मिलती हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे करियर में आगे लेके जाएगी। लॉन्ग टर्म सोचिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचिए। मैं ये नहीं कह रही कि 10,000 या 1 लाख रुपए कम ले लीजिए, मतलब इंशाल्लाह ताला आप सबकी आपको सबको बहुत अच्छी नौकरियां मिलेंगी और उसमें बहुत अच्छी आपको पे मिलेगी। कुछ लोग कभी पे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग पे के लिए काम नहीं करते हैं, कुछ लोग के लिए मैटर करता है, कुछ लोग में मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि एक औरत ऐसी जगह पे बहुत लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकती जहाँ ना उसको रिस्पेक्ट मिलती हो, जहाँ उसके लिए मुश्किल होता हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें बिफोर यू डिसाइडिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ व्हेन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक वी डन। मैं 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हूँ शायद, which I'm sorry, but there was a lot to talk about. I hope कि this was great for you. अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके ऊपर शेयर कर देंगे, ना मुझसे शेयर कर दीजिए एंड आई कैन गेट बैक टू यू। Otherwise, you can always visit my Facebook page and my websites and get in touch with me, and hopefully I'll be in touch with you as well. Take care। जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की इनमें से कई चीज़ों की मेरे पास स्लाइड्स होंगी जो कि मैं यमुना से शेयर कर दूंगी और वो आपके पास रहेंगी। ऑफ कोर्स ऑन दिस ग्रुप टू रेफर टू, ये वेबिनार भी होपफुली इस ग्रुप पे रहेगा फॉर यू टू रेफर टू। एंड अनदर थिंग दैट आई सेड वाज कि आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं एट ऑल टाइम्स, और आप मेरे मुशाविर यूके लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं टू सी अ लॉट ऑफ दीज कवर्ड इन वेबिनार्स ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।